नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। मार्केट में देखा जाए तो लगातार 3 दिन से बिकवाली का दौर जारी है। 3 दिन में ऐसा है कि पिछले 2 दिन से तो गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर निफ्टी की बात की जाए स्पेसिफिकली तो लगातार 3 दिन हो गए हैं। निफ्टी कोई भी स्ट्रेंथ दिखाने को तैयार नहीं है। निफ्टी और ओवरऑल मार्केट भी स्ट्रेंथ थोड़ा कम ही दिखा पा रहा है। पहले दिन की बात करें तो पहले दिन जो कि फ्राइडे की बात करें तो चलो कोई ट्रिगर था, समझ में आ रहा था कि यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है उसकी वजह से मार्केट गिर रहे हैं। और उस टाइम पे मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट भी था, तो साफ साफ पता लग रहा था कि शायद एक बार एक डिप की रिक्वायरमेंट है। तो वो चलो डिप आया तो वो हमारा मार्केट बचा गया कि चलो कोई बात नहीं। बट देन मंडे को वापस से मार्केट जब ओपन हुआ तो उस बीच में इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो मंडे की जो बिकवाली थी वो भी, जो गैप डाउन था और उसका जो बिकवाली थी वो भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल थी। वो भी समझ में आ रही थी कि चलो इसको भी हम लोग किसी तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं। आज की जो बिकवाली है वो थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि आज भी वापस से गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन होने के बाद काफ़ी देर तक उसी लेवल पे घूमता रहा। 22,070 के आसपास गया, 22,000 के नीचे नहीं गया, तो 22,050 भी नहीं क्रॉस किया, तो ये अच्छी बात रही। लेकिन 22,070 के आसपास टेस्ट करके आखिरी के आधा पौन घंटे के अंदर थोड़ी सी रिकवरी दी और 22,150 के आसपास बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट में कमजोरी है। मतलब और आज की जो कमजोरी है उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि कुछ नई न्यूज़ आई नहीं है, कोई नया एडिशनल रिटेलिएशन हुआ नहीं है वहाँ से इजराइल की तरफ से देखा जाए तो इजराइल ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो केवल जवानी कॉन्फ्लिक्ट है, बट कोई भी एक्शन किसी भी पार्टी ने लिया नहीं है। अगर डेटा की बात की जाए तो इंडिया के जो डेटा आ रहे हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव आ रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया है। इंडिया का जो मानसून का डेटा, एक्सपेक्टेड मानसून का जो डेटा आया था वो अच्छा आया हुआ है। तो इंडिया के अंदर, इंडिया के स्पेसिफिकली अगर अपने माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की जाए तो इंडिया में कोई कमजोरी दिख नहीं रही, हमारे कंट्री में कोई कमजोरी दिख नहीं रही। तो जो भी बिकवाली है अभी की, एटलीस्ट जो आज की बिकवाली थी, जो आज की जो कमजोरी थी, वो कंप्लीटली फ्यूल्ड है बाय द मार्केट्स फ्रॉम यूएस। जो भी ग्लोबल मार्केट्स है उसके थ्रू ड्राइव हो रही है। तो ऐसे में क्या ही है कि ऐसे में सावधानी यही रखनी है कि जिस दिन ग्लोबल मार्केट्स रिकवर कर जाएंगे उस दिन हमारा मार्केट ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगा। तो चिंता की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात है नहीं। आप लोगों को ट्रेडिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जो भी पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं या थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बैठे हैं उनको कोई चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से पैनिक करना पड़े। हाँ, अगर इजराइल और ईरान में वास्तव में बहुत तगड़ा युद्ध शुरू हो जाता तो फिर भी सोचने वाली बात थी कि शायद एक टाइम के लिए पैनिक आएगा, एक टाइम के लिए मार्केट से निकलना चाहिए। लेकिन अभी की पोजीशन में कोई भी कारण नहीं लग रहा है कि मार्केट से एग्जिट करके शांति से अपने पैसे लेके बैठ जाएं या कहीं और मूव करें, किसी और एसेट क्लास में मूव करें, बल्कि खरीदने का मौका है तो उसमें खरीदते रहिए। आज अगर बात करें तो आज तो डाउ जोन्स और नैस्डैक, मतलब ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा थोड़ा अच्छा ही दिखा रहे हैं। डाउ जोन्स तो ग्रीन में मूव कर गया है ऑटोमेटिकली, एंड अभी नैस्डैक जो है वो फ्लैट चल रहा है। हो सकता है कल सुबह तक वापस मतलब वो भी ग्रीन में आ जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रामनवमी है कल, तो रामनवमी के अवसर पे मार्केट्स बंद रहेंगे, इंडिया के मार्केट्स बंद रहेंगे। तो हमारे पास एक दिन और है, जो भी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल, जो भी यूएस के मार्केट है, अगर एक दिन और रेड में रहते हैं तो उसे बचाने के लिए हमारे पास एक और दिन है। कल हमारा मार्केट ओपन नहीं होगा तो कल हमें कोई डाउनफॉल दिखेगा नहीं। तो डाउ जोन्स के पास अभी या फिर यूएस के मार्केट के पास अभी 2 दिन है रिकवर करने का। तो आज अगर रिकवर करता है तो बहुत अच्छा, आज नहीं भी कर पाता है, आज फ्लैट बंद हो गए, कल रिकवर करता है तो भी हम लोग जब परसों खुलेंगे तो हमारे पास अच्छा मौका रहेगा वहाँ से रिकवरी करने का। जो लेवल पे निफ्टी अभी बंद हुआ है जो कि 22,000 के बहुत करीब है, 22,150 के आसपास है, वहाँ मुझे लग रहा है वहाँ से जो डाउन साइड है, फर्दर डाउन साइड है, वो थोड़ी सी लिमिटेड है। मुझे लग रहा है अभी मतलब एवरीथिंग इज फॉलिंग इन लाइन फॉर निफ्टी टू गो अप नाउ। आई डोंट सी एनी रीज़न कि अब निफ्टी नीचे जाएगा। मेरा ये मानना है कि अनलेस एक एडिशनल एस्केलेशन हो जाता है बिटवीन इजराइल एंड ईरान लड़ाई के मामले में, तो मार्केट नीचे गिरेगा, फर्दर नीचे गिरेगा। अदरवाइज आज जो पोजीशन बन गई है वहाँ से मुझे लगता है निफ्टी ऊपर चढ़ना चाहिए। बाकी अगर हम लोग उसकी बात करें, मार्केट ब्रेथ की बात करें, तो आज मार्केट ब्रेथ भी ये इंडिकेट कर रही है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है मार्केट के अंदर वापस से। तो 1405 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं, उसके सामने 796 शेयर्स जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं। तो 2:1 का ऑलमोस्ट रेशियो हो गया है। तो जो बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से हमें लग रहा था कि रेड ही रेड में बंद हो रहे हैं ज़्यादातर स्टॉक्स, अभी इसका उल्टा हो गया है, ग्रीन्स में ज़्यादा हो गए हैं। तो बेसिकली अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑटोमेटिकली, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स तो ग्रीन में ही बंद हुए हैं, क्लोज भी ग्रीन में हुए हैं। और जो मिड कैप है वो बहुत ही मामूली कमजोरी, विच इज़ 0.09% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, जिसे आप फ्लैट ही बोलेंगे, इफ नॉट ग्रीन फ्लैट बोलेंगे। तो ये नीचे से सब रिकवर कर गए हैं। निफ्टी पूरा रिकवर नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी पूरा रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन आखिरी
के आधा पौन घंटे में अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट देखेंगे तो दोनों ने आखिरी के आधे घंटे में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो टेक्निकली मुझे लगता है काफ़ी अच्छे प्लेस हैं अभी, जो मतलब अच्छे प्लेस तो नहीं बोलेंगे इन्हें, लेकिन अभी रिकवरी के लिए प्लेसमेंट हो गई है, तो यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, यहाँ से आप लोग थोड़ी खरीद की प्लानिंग कर सकते हैं। निफ्टी की ब्रेथ की बात की जाए तो केवल 15 स्टॉक्स थे जो ग्रीन में थे, बाकी 34-35 स्टॉक्स जो थे वो रेड में बंद हो रहे थे आज। तो निफ्टी में आज तो चिंता की थी, लेकिन मुझे लगता है अब इसके आगे से अपने पास रिकवरी आ जाएगी पूरी। ऑप्शन चेन की बात की जाए, एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जानने के लिए देखा जाए तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, आपकी बार का जो डेटा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। तो आमतौर पे क्या होता है, जैसे अभी 22,200 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग हो रखी है। पुट राइटिंग का मतलब है कि जो भी जिन्होंने भी ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि 22,200 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, मतलब एटलीस्ट इस एक्सपायरी में जो कि थर्सडे को है 22,200 से नीचे क्लोज नहीं होगा। कल तो मार्केट बंद है, तो मतलब एक और सेशन बच गया है, 22,200 से नीचे बंद नहीं होगा, ये मान के चल रहे हैं। मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है 22,200 पे, जबकि मार्केट ऑलरेडी 22,150 पे है। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे मूव करता है, जो पुट राइटर्स होते हैं वो और नीचे मूव करते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर मार्केट 22,500 पे होता तो पुट राइटर्स 22,300 पे बैठे होते हैं या 22,200 पे बैठे होते हैं, क्योंकि वो 22,200 का एक सपोर्ट बना के बैठते हैं कि इसके नीचे नहीं जाएगा। फिर जैसे ही मार्केट 22,200 पे आ गया तो वो 22,000 के आसपास बैठते हैं कि 22,000 से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट 22,200 के भी नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी वो लोग 22,200 पे ही बैठे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो भी हमारे थर्सडे को रिकवरी आएगी और 22,200 के ऊपर ही मार्केट बंद होगा, इसीलिए वो बैठे हैं वहाँ पे, अदरवाइज वो लोग अपनी पोजीशंस मूव कर चुके होते। समझ रहे हैं, मतलब इस चक्कर में इसका मतलब यह है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उन पुट राइटर्स को बहुत हैवी कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे रिकवरी आएगी और 22,200 के ऊपर ही मार्केट बंद होगा। तो मुझे लगता है बात भी बिल्कुल सही है, जो मतलब मेरा एनालिसिस है वो भी यही कह रहा है कि 22,200 के ऊपर ही बंद होना चाहिए। तो वहाँ से यहाँ से 22,150 के बाद से ऊपर रिकवरी आनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए, अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा साथ देंगे तो थोड़ा सा गैप अप ओपन भी हो सकता है। तो ये तो हुई अपनी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी कमजोरी तो थी आज, पर वही टुवर्ड्स दी एंड आखिरी के आधा घंटे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। बैंक निफ्टी में आउट ऑफ 10 स्टॉक्स कोई भी स्टॉक साथ नहीं रहता अपार्ट फ्रॉम HDFC बैंक, एंड HDFC बैंक इज द हाईलाइट फॉर टुडे, क्योंकि HDFC बैंक ने जितना सपोर्ट किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, उतना मेरे हिसाब से और कोई स्टॉक नहीं कर पाया। और उसने टुवर्ड्स दी एंड काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, काफ़ी बढ़िया पैटर्न दिखाया है, बुलिश एनगल्फिक पैटर्न दिखाया है। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेटेड रेंज में था, जब से उसके खराब रिजल्ट आए तब से वो कंसोलिडेटेड रेंज में बैठा है। अभी रिसेंटली अप मूव दिखाना शुरू किया, एक रेजिस्टेंस पकड़ा, फिर उसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया, सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद अभी बुलिश एनगल्फिक पैटर्न बनाया। आज बहुत अच्छा मौका था उसमें खरीदी करने का। जिसने आज नहीं खरीदी की है वो परसों जब भी उनको ऐसा लगे कि एक कंफर्मेशन आ रहा है वो लोग इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, इसमें पोजीशंस बनाने को तैयार हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक अब मोमेंटम पकड़ रहा है। जब बैंक निफ्टी रिकवर होगा तो HDFC बैंक उसको लीड करेगा। ये चार्ट्स में साफ साफ दिख रहा है, ये पूरा पता लग रहा है कि बैंक निफ्टी को HDFC लीड करने वाला है। इसमें एक कंसर्न केवल ये है कि HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है 20th को, विच इज सैटरडे। तो सैटरडे को रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट का तो मतलब पोजीशंस बहुत हैवी ना बनाए, हो सकता है रिजल्ट वापस खराब आ जाए। वैसे तो जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न है ऐसा लग रहा है कि शायद रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए आपके एक्सपेक्टेशन से, लेकिन फिर भी हैवी पोजीशंस ना बनाए, थोड़ा सा बाइंग करके चलें। एंड देन रिजल्ट्स के बाद जब मंडे को वापस मार्केट ओपन होगा तब शायद आप और हैवी पोजीशंस बना सकते हैं बेस्ड ऑन कि रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। HDFC बैंक के रिजल्ट हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे संडे के सेशन में, संडे की वीडियो में, और पूरा डिटेल में समझेंगे कि HDFC के अंदर हम लोग क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो लेकिन HDFC को अपनी नज़र में डाल लीजिए। अब जो बीच में मैं आप लोगों को मना कर रहा था कि HDFC के ऊपर हाथ मत लगाइए क्योंकि मोमेंटम खत्म हो गया उसमें, तो पिछले 2-3 महीने से मोमेंटम खत्म ही था, लेकिन अब लग रहा है कि मोमेंटम वापस आ रहा है। आज जिस से उसने पूरे मार्केट से अलग चल के, पूरे सारे बैंक से अलग चल के, सारे PSU बैंक डाउन थे, PSU बैंक निफ्टी बुरी तरह से नीचे गिरे हुए थे, कल भी बुरी तरह नीचे गिरे थे, आज भी बुरी तरह नीचे गिरे हुए थे, लेकिन HDFC बैंक ने सबसे उलट चाल चल के इन सबको सहारा दिया है आज पूरे निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। तो मुझे लगता है HDFC बैंक काफ़ी लीड करने वाला है अब आगे आने वाले दिनों में। एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो आज है वो है FII-DII का। FII-DII आपको एक दिन के डेटा से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पिछले 10-12 दिन का 15 दिन का डेटा देखना चाहिए। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो पहले आज की बात कर लेते हैं। तो आज तो ऐसा है कि FIIs ने आज फिर से 4400 करोड़ की बिकवाली की है और DIIs ने 2000 करोड़ की खरीदी की है। ये 2-3 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है। FIIs 2-3 दिन से पिछले बेच रहे हैं, DIIs जो है वो खरीद रहे हैं थोड़ा, और वो FIIs का जितना नहीं खरीद पा रहे हैं, थोड़ा कम खरीद रहे हैं, लेकिन कैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हैं जो भी FIIs बेच रहे हैं उसको। इंटरेस्टिंग ये है कि अप्रैल के अंदर अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में 11 सेशंस हुए हैं अभी तक, और 11 सेशंस में से 9 सेशंस में
FIIs ने बिकवाली की है। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है कि लगातार FIIs बिकवाली करते रहे, लेकिन वो लगातार 9 दिन से 9 बीच में एक आध दिन का गैप था, एक दिन उन्होंने बहुत छोटी अमाउंट की खरीदारी की थी, बाकी 9 दिन आउट ऑफ 11 डेज FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और DIIs इनका बिल्कुल उल्टा है, DIIs क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ 11 डेज 9 डेज उन्होंने खरीदारी की है और केवल 2 दिन बेचा है। तो जो मतलब कहने की जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि FIIs एंड DIIs के बीच में एक मत नहीं है। FIIs अपना जो इंटरनल इनका इश्यूज़ हैं, जो भी इनको US में पैनिक दिख रहा है, US में भी इन्फ्लेशन डेटा खराब आ रहा है, मे बी कुछ और उनके नंबर्स खराब आ रहे हैं, उनको फेड रेट का जो कट्स हैं उसकी एक्सपेक्टेशन कम हो गई है उनकी, वट एवर द रीज़न इज़, बट FIIs हमारे मार्केट से दूर भाग रहे हैं बिकॉज उनके वहाँ पे फैक्टर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो वो लोग सेफ स्टॉक्स में या जो भी सेफ हेवन ऑप्शंस होते हैं, मे बी गोल्ड में मूव कर रहे हैं, मे बी वो बॉन्ड्स में मूव कर रहे हैं, बट दे आर मूविंग आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। एंड एट द सेम टाइम जो हमारे DIIs हैं उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रखा है, मतलब वो लोग बेचने को तैयार नहीं है। बहुत तेज बिकवाली में ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्होंने बेचा नहीं है। इन्होंने जितनी बार बिकवाली आई है उतनी बार इन्होंने खरीदने की कोशिश की है, तो ये सारी बिकवाली को कंज्यूम करते जा रहे हैं। जितना डिप्स आ रहा है उतने डिप्स पे खरीद रहे हैं, स्मॉल कैप्स को, मिड कैप्स को, लार्ज कैप्स को, हर तरह के स्टॉक्स को ये लोग खरीद रहे हैं DIIs। तो अगर हम लोग DIIs की माने और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग समझदारी को एक्सेप्ट करना चाहें, तो मेरा भी यही मानना चल रहा है कि इंडिया का मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा है, इंडिया में कोई फैक्टर ही नहीं है जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट नीचे गिरे। तो यहाँ पे तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। एकदम से कोई भी स्टॉक में एग्जिट ना लें, जो भी एग्जिट लें थोड़े से अप्स पे लें और आपको लगे कि हाँ इस स्टॉक के अंदर कुछ परेशानी है या फिर कहीं पर कमजोरी दिख रही है, तब जाके एग्जिट लें। और जल्दबाजी, मतलब पोजीशंस बनाने में जल्दबाजी ना करें। पिछले 2 दिन से मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मंडे को जरूर मौके तलाशें, पोजीशंस बनाने के लिए मौके जरूर तलाशें, क्योंकि मंडे को मुझे लग रहा है रिकवरी आएगी, अब रिवर्सल आना चाहिए। हालांकि 22,500 पे आके वापस से अटकेंगे तो ऐसा नहीं है कि अब सीधे, जो हम लोग पहले सोच रहे थे कि 23,000 पे चला जाएगा निफ्टी, शायद 23,000 जाने में अब टाइम लगे, थोड़ा सा हो सकता है 2-3-4 हफ्ते का टाइम लग जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 22,000 के नीचे 21,900 21,800 चला जाएगा, वो उसकी उम्मीद भी नहीं लग रही। तो मुझे लग रहा है कि अब ये वापस से रेंज पकड़ लेगा, उसका 22,200 से 22,500 में घूमे कुछ दिन, फिर 22,500 क्रॉस करेगा तो 22,800 के आसपास जाएगा, एंड देन वापस 23,000 की ट्राई करेगा। तो मतलब बने रहिए मार्केट में और ट्रेड करते रहिए, पर मज़ेदार मार्केट चल रहा है काफ़ी। सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो आज थोड़ा सा FMCG और फार्मा सेक्टर थे जो थोड़ा सपोर्ट दे रहे थे निफ्टी को। कोई खास स्पेसिफिक स्टॉक की बात तो नहीं है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर, मतलब टाटा कंज्यूमर वगैरह थोड़ा बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा कहीं पे खरीदारी का मौका मुझे खास दिखा नहीं, बट सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जहाँ पे गिरावट थी भारी, वो भी अगेन थोड़ा सा सरप्राइजिंग सेक्टर है, वो है IT और PSU बैंक है। PSU बैंक की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि HDFC के अलावा और कोई सा भी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा था। IT की स्पेसिफिकली बात करें तो IT में आज पता नहीं क्या हो रहा था। IT तो मतलब TCS के नंबर्स आने के बाद इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि IT इतना बुरी तरह गिरेगा, बल्कि होप ये थी कि TCS के नंबर्स के बाद IT सपोर्ट करेगा निफ्टी को एंड ओवरऑल मार्केट को, कि IT ऊपर उठाएगा। लेकिन IT ने बिल्कुल उल्टा किया है। TCS के नंबर्स अच्छा आने के बावजूद भी आज इन्फोसिस 4% डाउन था, HCL टेक, TCS खुद, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सब 2-2% नीचे थे। मतलब ये मैं आपको मेन निफ्टी के लार्ज कैप स्टॉक्स बता रहा हूँ, जो मिड कैप स्टॉक्स थे और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, जो बाकी IT के स्टॉक्स हैं वो और भी बुरी तरह नीचे गिरे हुए थे। तो हालत IT की खराब है। IT में जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, शायद वो नहीं आ रही है। इवन तो नंबर्स, जैसे TCS के नंबर्स को कहा गया कि अच्छे नंबर्स हैं, उसमें जो उनका जो पैट आया था वो भी अच्छा था, उनके थोड़ा सा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आया, लेकिन बाकी उनका प्रॉफिट वगैरह अच्छा था। रेवेन्यू ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो मतलब उसे नंबर्स को बुरा नहीं मान सकते हैं। तो जितना बुरी तरह कट आ रहा है, उतना कट की ना तो किसी को एक्सपेक्टेशन थी, ना कोई इस चीज़ को एंटिसिपेट कर सकता था। लेकिन हम लोग ये जरूर बोल रहे थे कई दिनों से, मैंने आप लोग बोल रहा था कि IT में जल्दबाजी ना करें, IT में भी पोजीशंस बनाने से पहले एक बार देखें कि रिवर्सल कहाँ आ रहा है। तो अभी भी वो की वो राय मेंटेन्ड है। आप लोग IT को बहुत सोच समझ के IT में घुसे। IT को सेफ माना जाता है क्योंकि IT में ऐसा है कि बरसों से चलता आ रहा है और आगे भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में IT का बहुत बड़ा पार्ट होगा। तो IT को सब लोग सेफ मानते हैं। तो जैसे इन्फोसिस अभी बहुत नीचे है, इन्फोसिस में आज पैसा लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाएंगे तो इन्फोसिस में पैसा आप गवाएंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद अभी और डिप मिल सकता है आपको, तो उस डिप का वेट करें, क्योंकि आपका पैसा अटकाने का भी कोई पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि आपके पास अभी अदर सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा पैसा बनाने का मौका है। तो आप अपना पैसा अटका देंगे किसी स्टॉक के अंदर, किसी IT के स्टॉक में, तो वो आपके लिए फॉर नाउ वो आपके लिए एक तरह से वेस्ट मनी का काम करेगा, जो कि आपको एज अ ट्रेडर नहीं करना चाहिए। आपको पैसा मूव करना आना चाहिए। तो हाँ, बस IT में मेरी तो यही राय है कि IT में थोड़ी सावधानी रखें, ट्रैक करते रहें मेन स्टॉक्स को। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप IT में तो घुसे ही ना, जो टॉप के स्टॉक्स हैं उनको आप ट्रैक कीजिए और उसके मोमेंट के हिसाब से डिसाइड करना कि कौन से स्टॉक्स में हम लोग बाद में मिड कैप्स में या स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो अच्छा मूव कर रहे थे। ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी सी तेजी थी, तो आईकर मोटर्स ने आज वापस से ऑल टाइम हाई लगाया, उसमें अच्छी खरीदारी का मौका था।
एक मदरसन संवर्धन मदरसन में भी काफ़ी अच्छा खरीदारी का मौका था, आज बहुत तेज़ भाग रहा था। अडानी पावर स्पेसिफिकली हम लोग वापस बात करेंगे इसकी। अडानी पावर की हमने कुछ दिन पहले ही बात करी जब रिलायंस की एक डील इसकी अडानी के साथ आई थी, अडानी पावर के साथ, तो हमने कहा था कि टेक्निकली मेरी ये राय थी कि टेक्निकली मुझे कोई पोजीशन उसमें बनाने लायक दिख नहीं रहा है, और उसके बाद वो लगातार 3-4 दिन तक बहुत तेज़ चलता रहा। जो उसका रिसेंट जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस था, उसको भी तोड़ दिया था और उसके ऊपर वापस से ऑल टाइम हाई लगाया था। अब ऑल टाइम हाई लगाने के बाद वहाँ से वापस नीचे आया है और जो नया सपोर्ट बना है उस सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और सपोर्ट के आसपास ट्रेड करके आज अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। बाकी परसों वापस से उसमें एक बार कंफर्मेशन का वेट कीजिए, अगर आपको लगे कि मोमेंटम सही दे रहा है तो अडानी पावर में पोजीशंस बनाई सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अडानी पावर के अंदर अगर आप पोजीशंस बनाते हैं तो या तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिए या फिर स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि अडानी के स्टॉक्स में एक रिस्क हमेशा बनी रहती है अडानी के अंदर, क्योंकि थोड़े से अनरिलायबल हैं, थोड़े से लोगों का सेंटीमेंट बहुत जल्दी खराब हो जाता है अडानी के नाम पे। तो स्टॉप लॉस जरूर बनाएं, उसके बाद ही पोजीशंस लें, बाकी अपनी सूझबूझ से पोजीशंस लें। कोई भी डायरेक्ट राय नहीं है किसी भी खरीद बेच की, ना मैं प्राइस की बात करता हूँ, ना मैं डायरेक्ट खरीद बेच की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं जस्ट आपको वॉच लिस्ट में रखने लायक स्टॉक्स की बातें करता हूँ। चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। आज का मार्केट इंटरेस्टिंग था, कल का मार्केट तो बंद रहेगा, कल तो मार्केट बंद है, परसों वापस बात करेंगे। परसों बहुत मेरी अच्छी खासी उम्मीद है कि मार्केट रिकवर करेगा, तो खरीदारी के मौके देख के उसमें आपके पास अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो या फिर पोजिशनल ट्रेड लेने हो तो मेरे ख्याल से परसों का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा पोजिशनल ट्रेड्स के हिसाब से। एक आप डिफेंस के स्टॉक्स में भी थोड़ी नज़र रखिए, डिफेंस के स्टॉक्स के बारे में बात करना रह गया, बट HAL, BDL, BEL ये सब बहुत तेज़ दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। जिनके पास ऑलरेडी हैं वो होल्ड करके चलें, उन बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर नहीं है तो थोड़े से हल्के हल्के जब भी डिप आएँ, जब आप लोग एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें इन स्टॉक्स को, क्योंकि जैसे जैसे ये वॉर की बीच में जो वॉर की खबरें आती रहती है या कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती रहती हैं, तो ये डिफेंस के स्टॉक्स काफ़ी चलने वाले हैं, तो इनके ऊपर भी नज़र रखें। बाकी रामनवमी मनाइए, आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कल छुट्टी का आनंद लीजिए, उसके बाद परसों वापस मार्केट ओपन होगा, तब वापस मार्केट में एंटर करेंगे और फिर शाम को मार्केट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।